अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज सुबह 5:30 बजे तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को लाहौर में उनके घर से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इन पर आइनी इदारों के खिलाफ अवाम को भड़काने का इल्ज़ाम है और वो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है। FIR के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के एहलकारों और उनके ख़ानदान के अफराद को धमकाया है। FIR में दर्ज है कि फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, वो भी आपको दिखा देते हैं। इलेक्शन कमीशन की हैसियत सिर्फ एक मुंशी की हो गई है इस हुकूमत में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो क्लर्क की तरह बैठ के उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी का साइन करके दे देता है। तो अगर आप इतने कमज़ोर हैं और तो आप अपने घरों में जाके बैठे। इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती। ये जो लोग जो इनके टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हो, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, साल के लिए आप लोगों का पीछा उस वक्त तक करेंगे जब तक हम आपको करार वाकई सजा ना दे लें। आज हमने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थे उनको पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद अगर वो यहाँ पे तैनात रहे या तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके ख़ानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला हुआ, ये ज़्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़े तौर पे अपने पास लिख लें। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। ये कहना था फवाद चौधरी का। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और जब फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद लेके जा रहे थे तो फ़ारूक हबीब ने पुलिस के काफ़िले को रोकने की कोशिश भी की और उसके बाद शरीन वज़ारी और इमरान खान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो अदलिया और सदर पाकिस्तान को पुकारते हुए नजर आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप पे पूरी आप लॉ एंड ऑर्डर के सेफगार्ड है, आप इस पे क्यों नहीं कुछ बोल रहे? प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर का अपना दिखाए पावर, आपको भी खड़े होके पूरी तरह एक पोजीशन लेनी होगी। सदर साहब, जिस तरीके से फवाद चौधरी को अरेस्ट किया करा, उसमें हथकड़ियां लगाई गई, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, टोटल एनर्जी है और जमहूरियत तो खत्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में और इसका एम क्या है? ये सारी रजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आइन जी हमें पैसे दे दें, हम आपको बेसिस दे देंगे। ये बहुत बड़ी गेम है। सारे वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था 25 मई को, उन सारों को वापस ले आया। क्या ये साफ और शफाफ इलेक्शन की तैयारी हो रही है? क्या इसको कहते हैं ए न्यूट्रल केयर टेकर सेटअप? हम इंशाल्लाह ये केस लेके जा रहे हैं अपनी अदलिया के पास। हम अपनी अदलिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। मोजेस जजेस, कौम आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारे हुकूक की हिफाजत करें, हमारी जमहूरियत को बचाएं। मगर नाज़रीन, माजी में हमने नहीं देखा कि अदलिया ने जो है वो उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जिनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है अपने दौर में उस वक्त की अपोजिशन पर भी बगावत के मुकदमात कायम करती रही। अपोजिशन के अलावा सहाफ़ियों, तालिब इल्मों और समाजी कारकुनों पर भी बगावत के मुकदमे कायम करती रही। आज नून लीग ने जो है इस हवाले से उनकी याद दहानी कराई। अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी छुपाने पे घर भेजना होगा। तो फवाद चौधरी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए। हम 4 साल जेलों में रहे हैं, निहाल हाशमी के 6 महीने को वापस करें ना, सेनेट की सीट वापस करें। तलाल चौधरी को क्यों निकाला गया? वो इलेक्शन नहीं लड़ सका। दानियाल अजीज साहब इलेक्शन नहीं लड़ सके, उन्होंने भी यही बातें की थी ना। तो फवाद चौधरी के ऊपर से उतरा फरिश्ता नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। जेलों में बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार किया गया। मैं उनके साथ गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। फरियाल तालपुर को ईद वाले दिन अस्पताल से घसीट कर जेल में डाला गया। सब लोगों को गिरफ्तार किया, सब लोग जेलों में गए। तुम सेशन जज को साथ खातून के साथ कंटेम्प्ट करो, उसको धमकाओ, उसको धमकियां दो और जाके तुम दंदनाते फिरो और कहो कि तू कर मुझे गिरफ्तार हो या तू कर मुझे डिस्क्वालीफाई।
अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। तो नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम ये पूछेंगे कि अब लाइन जो है वो कहाँ ड्रॉ करनी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा साहब, जो वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं और इनकी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान की एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री रही है उसके ऊपर। उनके साथ हमें अदालत से ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, जो वकील हैं और फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। रांझा साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो फैसल चौधरी साहब से पूछते हैं कि इस वक्त अदालत के अंदर क्या हो रहा है, क्या फवाद चौधरी साहब को बेल मिलेगी कि नहीं? चूँकि फैसल भाई, शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो साबिक जज भी रह चुके हैं, उनका एक ट्वीट आई है, उन्होंने कहा है कि दफ़ा 153A जिसके तहत जो है फवाद चौधरी साहब के ऊपर ये चार्ज हुआ है, ताज़ियात पाकिस्तान में 5 साल तक सज़ा हो सकती है, जुर्माना के अलावा ये दफ़ा काबिल ज़मानत नहीं, इसलिए अडियाला जेल जाने पर पड़ेगा ज़मानत होने से कबल। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है जी अदालत के अंदर? जज साहब को क्योंकि उनकी इल्मी बहुत ही ज्यादा रही है, 153A अट्रैक्ट नहीं होता है। 153A जो है इस FIR पे बिल्कुल अट्रैक्ट, और हमारा मेन आर्गुमेंट भी ये है कि सेडिशन चार्जेस और 153A जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है। आज अदालत में अभी जो है रिमांड की जो फैसला है वो हम वेट कर रहे हैं। जज साहब के पास एक 4 घंटे का लंबा इंतजार हुआ है, उसके बाद जो है वो ये मामला जो है अभी टेकअप हुआ है। वी आर वेटिंग फॉर द ऑर्डर कि वो फिजिकल रिमांड उन्होंने 8 दिन का मांगा है, और मैंने उसमें कहा कि आपने क्या लफ्ज बरामद करने हैं या स्टेटमेंट बरामद करनी है, क्या बरामद करना है। तो वो एक रूटीन है। अभी जज साहब का हम देखते हैं कि वो ऑर्डर क्या देते हैं, क्या वो जिस्मानी रिमांड की इस्तेमाल करते हैं या रिमांड देते हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि आज बेल मिल जाएगी? नहीं, बेल का देखिए ऑलवेज एक तरीकेकार होता है। ये जब अपना जो होते हैं रिमांड होता है, रिमांड के बाद जुडिशियल किया जाता है, यानी जेल भेजा जाता है। जेल भेजने के बाद जो है यार इनके ऊपर जेल भेजने के बाद जो है वो बेल अप्लाई की जाती है। अच्छा, तो आज जब अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, तो क्या आपको अरेस्ट वारंट्स दिए गए थे सुबह 5:30 बजे? जब जी किसी ने कुछ नहीं, ना अपनी शनाख्त दिखाई, ना अरेस्ट वारंट दिखाए, ना कुछ और चीज दिखाई, बस आए और उठा के ले गए। और उसके बाद जब तक वो पेश किया गया, और लाहौर पुलिस ने अरेस्ट किया, मोबाइल फोन भी ले लिए, और अभी तक वो ये जो इस्लामाबाद पुलिस है ये तो जो है ये तो ना सुबह अरेस्ट करने आई थी, ना ही इनका अपना कोई इनको पता था। तो यास्मीन राशिद साहिबा ने भी एक स्टेटमेंट दी है, आप जिम्मेदारी किसके ऊपर डालते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो लोग गैर सियासी हैं ये उनके इक़दाम हैं, या आप समझते हैं कि PDM इसके पीछे? देखिए, मैं इस बहस में इस वक्त जो है वो नहीं पढ़ना चाहता। जाहिर है जो गवर्नमेंट होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने किया है और इसमें इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, और मौजूदा गवर्नमेंट जो है PDM की, जो कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते फिर रहे, जो ये उसके जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि शीरीन मिज़ारी साहिबा ने भी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। तो क्या तवक्कुआत हैं आपकी कि क्या सदर पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना चाहिए? वो वहाँ पे जो मामला हो रहे हैं, ये क्या आप मुझे बताइए, क्या बनाना रिपब्लिक नहीं है? क्या ये इस तरह से मामला हो सकते हैं? मामले होने चाहिए। जब आप कहते हैं रोल अदा करने चाहिए, स्पेसिफिक आप हमें बताएं कि आपकी क्या तवक्को होगी सदर पाकिस्तान से? सदर पाकिस्तान इस चीज को रेज कर सकते हैं, उनकी एक बहुत बड़ा ऑफिस है, वो इस चीज को इस पे बात कर सकते हैं, और वो वहाँ पे बात कर सकते हैं जहाँ पे चीजें मैटर करती हैं। यानी वो इंटरनेशनली और नेशनली इदारों के साथ बात कर सकते हैं कि जो चीज हो रही है, सदर का एक सेरेमोनियल रोल तो नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में हेड ऑफ द स्टेट, so head of the state has to raise the issues that concern the state. तो यानी वो अपना रोल वहाँ अदा कर सकते हैं जहाँ पे गैर सियासी लोगों के साथ जोड़ तोड़ की जो एक सियासत है या बातचीत जो है उसे उस हवाले से मामलात को हल कर सकते हैं एज अ मीडिएटर। गैर सियासी लोगों से मतलब आपका क्या है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल सदर साहब बात कर सकते हैं और बात उनको करनी चाहिए। ये आपकी तवक्को है? देखिए, आपने स्टेटमेंट जो है वो 2 रेफर किए हैं, शीरी बीबी का और यास्मीन का। मेरी तो इस वक्त अदालत से है
कि वो जिस्मानी रिमांड की सजा मुसरत करे। मैं कानूनी आदमी हूँ, मैं अपनी अदालतों को देखता हूँ, आइन और कानून और जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ, और मेरी तवक्को भी अदालतों से होगी कि वो कानून के मुताबिक फैसला दे। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आइन और कानून पे चलने वाले इदारों की बात करूँगा। जो मावराए आइन और मावराए कानून बात करेंगे, मैं शायद उनसे इतनी तवक्को नहीं रखता। फैसल साहब, आपके छोटे भाई को भी हिरासत में लिया गया है, उस हवाले से क्या हो रहा है? उसका हिरासत में लिया गया, उसके सर फट गया है, 4 स्टिचेस लगे हैं, उसकी बेल कराई है मैंने जेल में जाके। वो अपना एजुटेशन कर रहा था, उसको भी उठा लिया। सो एक रियासती इस्तेमाल है, अपना एक अजीब तरह उनके पर चार्ज क्या लगाया गया था? उनके ऊपर चार्ज लगाया गया था, वो एजुटेशन कर रहे थे, और जी वो एक रूटीन के पर्चे जो पुलिस वाले देते हैं जिसको उठाने के लिए 120 लोगों पे पर्चे दे दिए हैं। अब बाकी इलेक्शन में जो बात नहीं मानेगा उसको नामालूम में डाल के उठाते रहेंगे। ठीक, हमारे साथ ही रहिएगा अगर आप रह सकते हैं। मुझे पता है कि इस वक्त आप मसरूफ भी हैं, मगर खालिद जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खालिद रांझा साहब, आपने फवाद चौधरी साहब के भाई की, फैसल चौधरी साहब की बात सुनी है। आप क्या समझते हैं कि अब ये प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा? आप तो कानूनी माहिर हैं, कानूनी तौर पे हमें बताएं कि फवाद चौधरी के साथ अब क्या होगा। जिस तरह के शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि उनको अडयाला जेल जाना पड़ेगा, क्या यही दुरुस्त है, या जैसे कि फैसल साहब कह रहे हैं कि नहीं, जुडिशल रिमांड पे उनको भेजा जाएगा? सिद्दीकी साहब हमारे जज थे साबक, और उनका ये बहुत एहतराम है। ये कहना कि जेल जाना पड़ेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? इशू तो ये है कि रिमांड देना कि नहीं देना नजमान। और अगर कोई चीज़ उससे, कोई उसमें पिस्तौल नहीं था, बंदूक नहीं थी, उससे बरामदगी कुछ नहीं होनी है, तो रिमांड का तुक नहीं बनता। वैसे उसके जो मर्जी बयान जो मर्जी लिख लें उनके। लेकिन एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इस केस में अदलिया का इम्तिहान आ गया है। अदलिया ने कहा है कि मुलज़म को पेश करो, और इसके बाद उनको वहाँ से इस्लामाबाद ले जाना। आपको याद होगा चौधरी ज़हूर लोग कोलू ले गए थे, और समदानी साहब ने कहा कि नहीं, मेरा ऑर्डर है कि ये पेश करो, और ऑर्डर मैंने लाहौर में किया है, जब तक वहाँ पेश नहीं करोगे केस आगे नहीं चलेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट शुड हैव टेकन अ स्टैंड, और इस मुलज़म को जो भी है वो मुलज़म ने बात अदालती हुक्म की है, और अदालती हुक्म का अमल दरामद होना चाहिए, वरना एक ऐसी रवायत पड़ जाएगी कि जज जो मर्जी ऑर्डर करे और हम जो मर्जी करेंगे। मगर खालिद रांझा साहब, चूंकि जो FIR है वो कोसार थाने के अंदर दर्ज हुई थी फवाद चौधरी साहब के खिलाफ, और जी, तो इसीलिए जो लाहौर, आपको पता है कि उस केस में मौलाना गुलाम जानी साहब मुद्दई थे। अच्छा, और वो पैरवी कर रहे थे उस केस की। जी, तो इस केस के अंदर, फवाद चौधरी साहब के केस के अंदर, तो लाहौर हाई कोर्ट की फिर जुरिस्डिक्शन नहीं रही। वो जो एक तरीके से केस वहाँ पे था वो फ्रैक्चुअस हो गया, जिसे कहते हैं ख़त्म हो गया, तो इसीलिए कोर्ट भी मुतमईन हो गई और वो मामला जो है वो ख़त्म हो गया। अब वो जब उनको इधर लेके आए हैं, आप समझते हैं कि आगे मामला जो है, सेडिशन का चार्ज भी उनके ऊपर है, फिर ये जो दूसरा चार्ज है 153A का, वो भी उनके ऊपर है। तो इस सिचुएशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि आगे जाके क्या वाकई में उनको अडयाला जेल जाना होगा, जिस तरह के शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कह रहे हैं? गुजारिश है कि इनिशियली ये हेबियस कॉर्पस के तौर पे केस हाई कोर्ट में आया है जी, और हाई कोर्ट एक इंटरम ऑर्डर पास कर दिया कि मुलज़म को मेरे पेश करो, बजाय वहाँ पेश करने के हम उसको इस्लामाबाद ले गए। इशू ये है कि, और उन्होंने IG को बुलाया, IG ने कहा जी मेरे पास मुलज़म नहीं है। यही बात हुई थी समदानी साहब के सामने चौधरी ज़हूर के मसले में। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक अदालत का वक़ार है, हम सब का फ़र्ज़ है कि उस वक़ार को बहाल रखें। बाकी जो मर्जी लल तल करते रहे वो अलहदा बात है,
किसको पकड़े किसको छोड़े, लेकिन जहाँ अदालती वकार है उसको दांव पे नहीं लगाना चाहिए। और इस केस में मुझे यूँ लग रहा है कि अदालती वकार दांव पे लगाया गया है। अच्छा, ये आपने दिलचस्प बात की कि अदालती वकार जो है वो दाव पे लगाया गया। हमें ज्वाइन किया अमजद न्याजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अमजद न्याजी साहब, खालिद रांझा साहब बात कर रहे थे, इससे पहले हमारे साथ फैसल चौधरी साहब थे, फवाद चौधरी साहब के भाई। अब मामला अदालत के अंदर है, मगर मैंने चूँकि फवाद चौधरी के भाई से पूछा और वो वकील हैं तो उन्होंने मुझे एक कानूनी सा जवाब दिया। मगर आज जो शिरीन मिज़ारी साहिबा ने कहा कि जी हमें अदालत से भी तवक्को है, हमें सदर पाकिस्तान से भी तवक्को है, तो आपकी पार्टी को अदालत से और ख़ास तौर पे सदर पाकिस्तान से क्या तवक्को है? ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि सदर पाकिस्तान एक मीडिएटर का रोल अदा करें इस्टेब्लिशमेंट और आपके दरमियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है कि आज मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई के पैट्रियट हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आज इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, फवाद चौधरी साहब पे केस क्या हुआ है? केस हुआ है, आप उनकी स्टेटमेंट निकालें तो उन्होंने कानून और कायदे की बात की है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, और उसको लेके एक ऐसा पर्चा कराया गया जो पुराने जमाने में भी, मतलब छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े चौधरी जो है ना, वो जब कोई नया उभरता हुआ नौजवान होता था वो हक और सच की बात करता था ना, उसके ऊपर पर्चा करा दिया करते। आज वैसे ही हुआ है। बात है कि इससे कोई जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही, बल्कि जमहूरियत जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। और उससे होगा क्या कि लाजमी बात है कि जहाँ पे आज पाकिस्तान के अंदर और बड़े मसाइल हैं, ये देखिए एक चीज बड़ी स्मूथली अगर कानून और कायदे के मुताबिक, बिल्कुल अगर कोई उनका बनता था एफआईआर करते, दिन की रोशनी में आते, कोई उसको बेल बिफोर अरेस्ट का मौका देखते, नॉर्मल तरीके के साथ जैसे चल रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में भी ये होता रहता है। लेकिन उसको, इस केस को ऐसा बना दिया गया कि बहुत बड़ा कोई दहशतगर्द है और दहशतगर्द को अंदर करना है। तो इससे जो है तो वो जो इवाल्व होती है सिचुएशन, वो बहुत भयानक होती है। तो मैं समझता हूँ खालिद रांझा साहब मेरे लिए मोहतरम है, खुद समझ सकते हैं, डेली अदालतों में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, सीनियर हैं, ये खुद बता सकते हैं कि जो इस केस को इस तरीके के साथ अगर हैंडल करना था, जो छोटी सी बात को या एफआईआर करनी थी, तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं गया और ना जाना चाहिए। और फिर आज इमरान खान के गिर्द जो है वो एक घेरा डालने की कोशिश की जा रही है कि खान साहब को अरेस्ट करना है। इससे क्या होगा? इससे जमहूरियत और नीचे जाएगी। चले ये इनसे पूछ लेते हैं कि क्या खान साहब को हिरासत में लेने का इरादा है। मैं नून लीग के जो निहाल हाशमी साहब हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, सेनेटर रह चुके हैं और इदारों पर तंकीद की वजह से जेल में भी रह चुके हैं। मगर इससे पहले कि मैं उनकी जानिब जाऊं, मैं आपको याद कराना चाहती हूं, बुरा ना मनाइएगा न्याजी साहब, कि आपने भी एक जो लॉ है वो आपने बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, जिसके तहत आपने और सख्ती कहा था कि सख्ती होनी चाहिए बगावत के कानून के अंदर, और जो उन लोगों के ऊपर जो फ़ौज के ऊपर तंकीद करते हैं, इदारों के ऊपर तंकीद करते हैं, तो आप समझते हैं कि वो जो कुछ आपने किया आज आप समझते हैं कि शायद दुरुस्त नहीं था? मेरा ख्याल है अमजद न्याजी साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही। निहाल हाशमी साहब, सवाल अब सबसे बड़ा ये है कि क्या पाकिस्तान, सवाल किया आपने निहाल हाशमी की बात की है। जी मैंने अमजद न्याजी साहब, आप वो प्राइवेट बिल लेके आए थे ना कि इदारों के खिलाफ जो है जो लोग भी तंकीद करते, उसमें कुछ ये बिल नहीं, मैं बिल बिल्कुल मानता हूँ, वो मैं बिल लेके आया था और वो बिल स्टैंडिंग कमेटी से निकला, फिर जाके रुक गया, क्योंकि उसमें था कि जो तज़हीक आमेज रवैया होता, जो स्पेशल रवैया होता इदारों के लिए, तो वो था उसमें एक था कि जो जानबूझ के करेगा, तंकीद उसमें थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तज़हीक मैं खुद जो लेके आया था। तो सर तज़हीक तो उस आप देख लेना, परसेप्शन की बात होती है ना सर, आपके लिए तज़हीक होगी जो फवाद चौधरी साहब मेरी बात सुन लेना जी। मैं मनीजे आपने कहा तज़हीक और तनकीद में बड़ा फर्क है।
एक शऊरी होती है, एक लाशऊरी बात होती है। शऊर वो होता है जो आप खुद करते हैं, लाशऊरी होता है बंदा अनजाने में भी कर जाता है। अगर देखें यूरोप में आप जाए ना तो परसेप्शन के ऊपर है ना जी, परसेप्शन के ऊपर है। बहरहाल जो मेरी बात सुन लेना जी, मुनीर मेरी बात सुन ले। आप यूरोप जाते हैं, यूरोप में आपको लंदन में आप घूम रहे हो तो आप फर्ज करें आपकी सीट बेल्ट नहीं है ना, तो आपको जो ट्रैफिक वाला ना वो देखेगा आपकी तरफ, आपके आसपास से गुजरेगा, आप समझ जाएंगे कि आपने बेल्ट पहननी है तो वो आप सीट बेल्ट बांध लेंगे। अगर आप उसी तरह चलते रहे तो फिर आपको कहेगा कि मिस्टर आपको ये फाइन किया जाता है। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर हम फोर्सेस पे जानबूझ के तनकीद वो करें जो तज़हीक के ज़ुमरे में आती हो, फिर यकीनन वो काबिल गिरफ्त बात होगी। लेकिन जब तज़हीक ही ना की गई हो, तनकीद की गई हो, तनकीद पॉजिटिव की गई हो, तो मैं समझता हूँ इस पे इस तरह का रवैया रखना ये मुनासिब कभी भी नहीं। अमजद नियाज़ी साहब, वो परसेप्शन के ऊपर है कि जी किसने तज़हीक की है, किसने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की है, मगर सेडिशन का जो कानून है, बगावत का जो कानून है, वो अंग्रेज़ लेके आए थे। रांझा साहब बेहतर बता देंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर तो वो चले गए, ये कानून रह गया और हुब्बुल वतनी का हम पार्ट यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बहरहाल निहाल हाशमी साहब से भी पूछना है कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने का कोई इरादा है नून लीग का? वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इमरान खान साहब को भी हिरासत में लिया जाएगा? निहाल हाशमी साहब, क्या इरादा है नून लीग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ नहीं, हम किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाते, ना हमारे कोई अज़ायम है इंतकाम लेने का। हमारे अज़ायम है पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करना, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करना और माशरत को ठीक करना, जो इमरान खान के अदवार में बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। हाँ, अगर कानून के कोई उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, भले बनी गाला हो जिसकी रेगुलराइजेशन नहीं की हो, भले तोसा हो, भले वो वाला केस हो जिसमें मौलाना सईद साहब ने कहा है कि हमें 2 बार निकालना पढ़ाना पड़ा, भले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके साहबजादी के हवाले से केस हो, तो हमने कोई केस उनके खिलाफ इनिशिएट ना किया है ना करेंगे। मगर अगर उन्होंने धमकी दी हो चीफ जस्टिस को या इलेक्शन कमीशन को या इदारों को धमकी दी हो या पुलिस को धमकी दी हो या सियासतदानों को हम तो माफ़ करने वाले लोग हैं, हम तो मार खा ही लेते हैं। मगर खान साहब अगर मुल्क की निज़ाम को धमकी दी हो तो फिर शायद निज़ाम उनके खिलाफ एक्शन ले, हम नहीं लेंगे। हम वो वाला काम नहीं करते जो इमरान खान साहब ने किया कि मरियम नवाज़ को वालिद के सामने से जेल में गिरफ्तार कर लिया और नहीं, मगर ये फैसला फिर आप ये कह रहे हैं कि ये नून लीग का फैसला नहीं था, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था, चूंकि इस कंप्लेनेंट वही थे। कमीशन एक इंडिपेंडेंट अदारा है जी, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने FIR काटा है। और पंजाब पुलिस तो हमारे अंडर नहीं, पंजाब पुलिस तो एक निगरान हुकूमत के अंडर है, हमारी तो हुकूमत वफाक में है। मगर सर जो FIR काटी गई है वो तो कोसार पुलिस थाने इस्लामाबाद में काटी गई है, तो उनको अरेस्ट तो इस्लामाबाद कटवाई किसने? देखिए कटवाई किसने? जब इलेक्शन कमीशन FIR कट जाती है, कोई मुद्दई हो, ये नामालूम लोग नहीं है, ये नहीं मुद्दई है, बिल्कुल है, स्टेट ECP जी मुद्दई है, तो फिर उसमें हम कहाँ से आ गए? हम तो कहीं भी नहीं है। ठीक है खालिद रांझा साहब, आप चूंकि इंडिपेंडेंट हैं, मुझे ये बताइए कि अब FIR एक दर्ज हुई है जो वजाहत इलाही और मूसा इलाही के खिलाफ भी हुई है, और वो परवेज़ इलाही साहब के कैंप में है, वो तो 780A की हुई है, एंटी टेररिज्म एक्ट की। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो PTI एक इल्ज़ाम लगाती है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मुंशी है PDM का, तो अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह का एक एक्ट, इस तरह का एक इक़दाम उठाता है, तो आप समझते हैं कि ओवर रिएक्ट कर लिया इलेक्शन कमीशन ने? मैं समझता हूँ ओवर रिएक्ट किया। आज तो मुंशी को आप तज़हीक देवे, कभी मुंशी बहुत बड़ा टाइटल था, एक पढ़ लिखे आदमी को मुंशी कहते थे। तो ये तो परसेप्शन की बात है। फॉर इंस्टेंस आप मौलवी कहें तो ये तज़हीक हो गई। मौलवी मुश्ताक साहब भी थे, हमारे बहुत बड़े जज थे और उनके नाम से ये आता था मौलवी। तो मैं समझता हूँ कि मुंशी कहना एक पढ़ लिखे आदमी का नाम है, इसको तज़हीक समझो, इट इज़ सब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिवली तस्दीक नहीं बनती। तो ओवर रिएक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनको ये सेडिशन का क्लॉज 153A शायद 124A भी लगाया है, सेडिशन भी लगाया है जी, बिल्कुल लगाया है। 124A लगाया है। अब ये कोई अगली बात, 124 का पर्चा हो नहीं सकता, ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि 124A के लिए गवर्नमेंट कर सकती है, आइडर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और जो हमारी इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट का दायरा है। तो आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान नहीं है, इसलिए वो सेडिशन का पर्चा कर ही नहीं सकते? बिल्कुल नहीं है, वो कोई और दे लेते जी। अच्छा, डेफेमेशन कर लेते, कोई ऐसा कर लेते। ये 140 अब दफा 6 पे ले आएंगे जी। अच्छा, मगर चूंकि एक रीत बन गई है ना रांझा साहब, एक रीत बन गई है। हमारे साथ बैठे हुए अमजद न्याजी साहब, आपके दौर के अंदर जितने भी तालिब इल्म थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, PTM के लोग थे, उनके ऊपर भी ये सेडिशन के पर्चे होते रहे, और उस वक्त तो हुकूमत पाकिस्तान करती भी नहीं थी। कोई रैंडम शख्स जो है वो कर लेता था, उसके ऊपर पिटिशन दायर कर लेता था। तो आप समझते हैं चूँकि एक रीत बन गई और उस वक्त आपने जो है इसके ऊपर कुछ नहीं बोले, खामोश रहे या इनकरेज किया, तो अब वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में दैट व्हेन द फायर केम टू माय हाउस इट वाज जस्ट टू लेट, तो अब ये आग आपके घर तक आ गई है। मुनीज़े, क्या हमारा रवैया इस तरीके का था या हम इस तरीके के साथ बिहेव कर रहे थे, तो मुझे बता दें। क्या हमने जानबूझ के किसी को विक्टिमाइज, पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया, ये भी बता दें। बहुत सारे लॉन्ग मार्च हुए, जलसे हुए, जुलूस होते थे रोजाना, जनाब पता नहीं कहाँ से क्या, हर पूरे पंजाब, कराची से लेके पंजाब तक इन्होंने लॉन्ग मार्च किया। मौलाना साहब आए, मुझे बता दें कि हमने किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज इस तरीके के साथ किया, हालांकि जितना मौलाना साहब जब यहाँ पे बैठे रहे तो हमें क्या पता है कि वो यहाँ पे क्या नहीं किया उन्होंने। तो ये तो हम निहाल हाशमी साहब से पूछेंगे। अच्छा, ये स्पीचेस में, लेकिन आप मुझे बता दें, हमने उनको फैसिलिटेट किया, हमने कहा जी आया नू, पूरे पंजाब में वेलकम कहा, वो आए, चले गए, हर जगह पे गए। आज हमने असेंबली सेडिशन के पर्चे तो गए ना, बने ना। अच्छा, बात सुन लेना, मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर बने, उनकी बेटी के ऊपर बने। अच्छा, असेंबली डिसॉल्व की कि जी इलेक्शन होंगे 90 दिन में। हम यही कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, हम कोई ऐसा कोई गैर कानूनी मुतालबा तो नहीं मांग रहे ना जिसमें कहा जाए कि हमने कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें जाके मांगी हो। हम कानून और कायदे के मुताबिक ही चल रहे हैं। लेकिन अफसोसनाक बात है कि रिजल्ट वो नहीं आ रहा जो होना चाहिए था। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, जो अमजद न्याजी साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने उस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की जिस तरह के आज आप कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब के खिलाफ। मुनीज़ा, आप अस्मा जहांगीर की बेटी, आपको पता होगा कि ये FIR हमने नहीं कटवाया है, ये FIR हमसे नहीं कटाया, ये इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने कटवाया। हम तो विक्टिमाइज नहीं किया है, हमने ना करेंगे हम। हमारे जो अज़ाम है वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना, माशरत को ठीक करना, सियासी कल्चर को ठीक करना, नौजवानों की ज़बान को ठीक करना, गाली गलोच के कल्चर का खात्मा करना। हमें याद है कि मरियम नवाज़ को किस तरह से आपने गिरफ्तार किया था उनके वालिद के सामने जेल से। हमें याद है कि नवाज शरीफ के घर को जब आप तोड़ने जा रहे थे, हमें याद है कि नवाज शरीफ साहब को जेल कस्टडी से निकाल के आप नैब की कस्टडी, हमें याद है कि शाहिद खाकान को आपने डेथ सेल में रखा हुआ था, हमें याद है सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो मनशियात के जाली केस बनाए थे, ख्वाजा साद, रफीक साद, सलमान से लेके आप जस्ट नेम इट, एवरीवन फेस्ड इट। आज तो किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर कोई इदारा इंडिपेंडेंटली अपने समझता है कि उसके वक़ार के लिए, दिफा के लिए एक FIR कटवाना है तो आप उनसे बात करें।
इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। मगर अब फिर तो आप जो रांझा साहब कह रहे हैं आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। रांझा साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान नहीं है और सेडिशन के पर्चे जो हैं 124 वो तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान कर सकती है किसी शख्स के खिलाफ, तो फिर ये मेंटेनेबल ही नहीं होगा। ये कैसे आप उनके ऊपर फवाद चौधरी साहब के ऊपर चार्ज लगा सकते हैं अगर हुकूमत पाकिस्तान ने कंप्लेनेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन? हमने तो लगाया ही नहीं है। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने तो आप समझते हैं सेडिशन के चार्जेस नहीं लगने चाहिए उसूली तौर पे? निहाल हाशमी साहब, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। जो सियासी मसाइल है वो FIR से, जेल से, रेल से हल नहीं होते, उसे बैठना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले खिताब में बहैसियत कौमी असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उन्होंने इमरान खान साहब से क्या कहा था? आए बैठे पाकिस्तान के खाते मिसाक मईशत करते। फिर बिलावल साहब ने क्या कहा? कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे पीछे हैं। और हमें कहा गया था कि जनाब आप, और हम समझते थे कि बावजूद इसके कि हमें पता था, हमारी रिजर्वेशन थी कि RTS बैठा गया 18 के इलेक्शन में धांधली, मगर हमने कहा पाकिस्तान की जमहूरियत के खातिर हमने आगे बढ़ना है। मगर हुआ क्या फिर उसके बाद? शहबाज साहब जेल में, उनके साहबजादे जेल में, पूरी पार्टी जेल में थी, कोई भी बाहर नहीं था। और जिस तरह से कतगन लगाया गया, जिस तरह से हम पे ज़र्ब लगाया गया, जिस तरह से मीडिया पे ज़र्ब लगाया गया, जिस तरह जी। मगर निहाल हाशमी साहब, ठीक है वो आपकी बात दुरुस्त होगी, मगर आपने चूंकि कह दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन के दरमियान और PTI के दरमियान ये मामलात हैं, तो सेडिशन के ऊपर चूंकि आपकी हुकूमत है, तो जो वज़ीर कानून हैं वो क्या कहते रहे जब वो वज़ीर कानून बने इसी दौर के अंदर, तो उन्होंने सेडिशन के कानून के बारे में क्या कहा वो आपको पहले दिखा देते हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 124A मौजूदा शक्ल में कॉलोनियल लॉ जो है उसकी कंटिन्यूएशन है, और इस पे मैंने खुद सजेस्ट किया है कि एक रिव्यू कमेटी जो है वो बैठे, और PPC में ऐसे कवानीन जो कि अंग्रेज दौर में अवामी राय आमा को दबाने के लिए बनाए गए थे, हम उनको रिव्यू करें। जो पीका में मॉडर्न जो कॉलोनियलिज्म था हमारे यहाँ, जो पिछले सालों में हमें नजर आया, उस हुकूमत ने जो कवानीन बनाए जिससे आपके बुनियादी आईनी हकूक जो हैं वो सलब होते हैं या उन पे किसी तरह से किसी किस्म की कदगन लगती है, उन सारों को रिव्यू करने के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज हमने काम शुरू कर दिया है। और आई होप के जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करने के बाद हम मुनासिब तरमीम लाएंगे इस हद तक कि अगर ये यकसर खत्म नहीं भी होते तो कम से कम इनके मिसयूज के ऊपर इफेक्टिव लगाए जाए। और ये इशू हम कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, और मेरा वोट जो है वो बिल्कुल इसके खत्म करने के लिए होगा। और उसमें जो जरूरी तरमीम है वो पोर्शंस जहां पे इंडिविजुअल्स के राइट्स जो हैं जो कि गारंटीड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। और बिलाशुबा वो एरियाज जो है वो अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है। कोर्ट भी कुछ कह चुकी है इसके बारे में, उसे इंशाअल्लाह अज़ीज हम खत्म करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स लेंगे। तो नाजरीन, वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे थे कि जो सेडिशन का कानून है 124A जो आज लागू हुआ है फवाद चौधरी साहब के ऊपर, जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब आज अदालत में हैं, उन्होंने ये कहा कि हम चाहेंगे कि ये यकसर ख़त्म हो जाए, नहीं तो इसकी जो इसका एक पॉइज़न है उसके अंदर से वो हम निकालना चाहेंगे। और काबीना के अंदर मैं इस बात की पैरवी करूँगा, मैं ज़ोर डालूँगा कि ये कानून जो है ये ख़त्म हो जाए। ये मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर कानून हैं उनका व्यू है सेडिशन के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे जनाब खालिद रांझा साहब से अपने दीगर मेहमानों से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी खबर आई है कि फवाद चौधरी साहब को पिम्स अस्पताल लेके गए हैं तिब्बी मुआयने के लिए। खालिद रांझा साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया कि जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी क्या राय है सेडिशन के कानून के बारे में, बगावत के कानून के बारे में, जो जिसके अंदर आज फवाद चौधरी साहब को अदालत भी बुलाया गया। तो क्या वजह है कि जब भी सियासतदान हुकूमत में आते हैं तो एक दूसरे के ऊपर
सेडिशन के कानून लगाते हैं। अभी निहाल हाशमी साहब कह रहे थे कि जी हुकूमत ने तो ये सेडिशन का कानून नहीं लगाया, मगर इनकी हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है ना। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये मामला सिर्फ इलेक्शन कमीशन और फवाद चौधरी साहब के दरमियान है? मैं समझता हूँ कि हम में मिनहासुल कौम एक कमज़ोरी है। हम मुंतकिम मजाज हैं। इंतकाम लेने को हम वकार समझते हैं। अभी देखना, आप जब भी सवाल करें तो कहें आपने क्या किया था, आपके दौर में क्या किया हुआ था, हम उसी वक्त एज इफ टू रॉन्ग्स मेक राइट। ये हमें ये चाहिए कि हम जो गुफ्तगू करते हैं वो एगैलिटेरियन है और हमारा अमल जो है वो अग्रेरियन है। गुफ्तगू हम बहुत अच्छी करते हैं गुफ्तगू, लेकिन जब अमल पे आता है तो वहाँ इंतकाम और उसके साथ उसको हम अपनी इज्जत समझते हैं, गैरत समझते हैं कि मैंने इंतकाम लिया है। यही वजह है कि जब भी कोई पार्टी ऑपोजिशन होती है तो गुफ्तगू बहुत अच्छी करती है और जब इन पावर होती है तो वही काम खुद करते हैं। मगर क्या आपको ये जो निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि जी ये इलेक्शन कमीशन और फवाद चौधरी साहब के दरमियान है, हाथ उठा लिए कि जी इसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ये गुफ्तगू की हद तक बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। जैसे मैंने पहले गुजारिश की, हमारी गुफ्तगू है एगैलिटेरियन, अमल हमारा नहीं है। मगर हमारा नहीं है। कभी भी सियासतदानों ने, चूंकि आप तो कानून दान भी रहे, सियासतदान भी रहे, तो कभी कोई सियासतदानों ने कोशिश नहीं की कि ये जो अंग्रेजों का लाया हुआ कानून है इसको खत्म कर दें? मैं यही गुजारिश कर, हमारा जो माइंड सेट है हमारे आगे वो हायल है और इंतकाम हमारा माइंड सेट का हिस्सा है। माइंड सेट किताब पढ़ने से दूर नहीं होता। ये निहाल हाशमी जैसे दोस्त जो हैं ये समझाएं लोगों को और कहें कि हाँ जी आइंदा हमने ऐसे नहीं करना। यू कैन ओनली डू इट बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। यस, ओके। सिर्फ तकरीर करने से मसला हल नहीं होगा। तो फिर हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए सर? मिसाल के तौर पे जब भी पुलिस आती है सड़क पे, आप एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस आपको रोकने के लिए आती है, वहाँ पे तशद्दुद होता है। और अगर आपने देखने हैं ये जो 19 दिसंबर को हुआ उसके ऊपर जस्टिस शब्बर रिजवी साहब को कमिश्नर बनाया गया। उनकी रिपोर्ट पढ़ने वाली है, कभी उनको बुला के उस रिपोर्ट के मतलब पूछे उन्होंने क्या क्या वाक़यात बयान किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं जो पुलिस आई है तशद्दुद नहीं हुआ, ये भी बड़ी अजीब चीज़ है, जो पुलिस का माइंड सेट तशद्दुद है। ठीक। अमजद नियाजी साहब, आपसे जो सवाल बनता है वो यही है कि आप लोगों ने जब असेंबलीज डिज़ोल्व की तो आपने ये फोरसी नहीं किया था कि क्योंकि आपने अपने दौर के अंदर सेडिशन चार्जेस लगाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर और आपने काफ़ी हद तक जितने भी बड़े सियासतदान थे वो सब जेल में थे, तो आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप डिज़ोल्व करेंगे आपकी अपनी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी? तो क्या ये दानिश्वर फैसला था असेंबलियों को डिसॉल्व करना? मुनीज़े, हमारे ख्याल में भी नहीं था कि इस बुरे तरीके के साथ जो है वो जो प्रोसेस इलेक्शन की तरफ जाना था वो रिवर्स होके हमारे ऊपर इंतकाम की सूरत में आ जाएगा। और जिस सेटअप ने आर्बिट्रेटर का काम करना था उसने एक बी टीम के तौर पे काम करना शुरू कर दिया है, इंतकाम लेना शुरू कर दिया है। जो हमने कभी इस तरफ तो हम तो समझते हैं, हम तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो तो ये समझ रहा है कि ये तो हिस्सा है उसको कि जी आगे जो इलेक्शन होगा वो भी फारिग इलेक्शन होगा। हमें तो अब इलेक्शन पे भी यकीन नहीं रहा। और जो सूरत हाल इस वक्त पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पे आप देखें कि ज़मान पार्क के इर्द गिर्द बन चुकी है या हर जगह जगह पे बनने जा रही है, तो इससे कोई नेकनामी तो हो नहीं रही, बल्कि मैं समझता हूँ कि जमहूरियत का जो भयानक चेहरा वो नजर आ रहा है, तो अच्छा चेहरा नजर नहीं आ रहा। इससे बेसिकली नून लीग खुद गिर रही है, ऊपर नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ कि मगर सर आर्टिकल 6 की बातें तो आप एक दिन पहले भी कर रहे थे। खुद मैंने हमाद अजहर साहब को सुना कहते हुए, उनकी बाइट भी इस वक्त मौजूद है कि जी जिस इदारे ने हमारे खिलाफ काम किया हम उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगा देंगे। तो ये जो गेम है
ये तो फिर दोनों तरफ से खेली जा रही है ना, उधर सेडिशन के चार्जेस लगते हैं, इधर आप कहते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे आर्टिकल 6 लगता है, तो फिर आप एक दूसरे की ज़ुबान बंदी के लिए ये कानून तो निकालते हैं अंग्रेज़ों के दिए हुए पुराने। मुनीजे, अल्लाह ने आपको ना एक ऐसी फैमिली से पैदा किया कि आपकी वालदा, अल्लाह ताला ने गरीके जन्नत करे, रहमत करे, वो खुद जमहूरियत के लिए बड़ी जद्दोजहद की थी और इस दुनिया से जब रुखसत भी हुई तो आज भी उन्हें लोग अच्छे अल्फाज में इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी हमेशा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उठा के देख लें, राजा साहब भी बैठे हैं, जब वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी तो क्या वहां पे आर्टिकल 6 नहीं लगता? आर्टिकल 6 है क्या जिसने कानून को तोड़ा? कानून क्या है? ये कोई सिर्फ किताब की हद तक नहीं है ना, उसमें जो आर्टिकल्स हैं या इस पे जो अमल पैरा नहीं होगा या वायलेट करेगा, जानबूझ के वायलेट करेगा, तो उस पे क्या आर्टिकल 6 नहीं लगता? ठीक है, मगर आर्टिकल 6 जो है अब वो एक तरीके से सिर्फ उन मुल्कों के अंदर है जहाँ पे आमरीत है, और जो ज़रा जमहूरी मुल्क हैं वहाँ पे आर्टिकल 6 लोगों के ऊपर अक्सर नहीं लगते। बहरहाल निहाल हाशमी साहब, रांझा साहब की भी बात आपने सुन ली कि कहना तो बड़ा आसान होता है मगर फिर करके भी दिखाएं। आप भी हुकूमत में हैं, कहते हैं कि सेडिशन का कानून गलत है, मगर आपकी हुकूमत में आपकी अपोजिशन पे लग जाता है। देखिए, सेडिशन का और 7-8 का कानून को बेदरेज इस्तेमाल किया गया। इसमें इसको सबसे ज्यादा बेदरेज इस्तेमाल किया था अयूब खान ने और जहिया खान ने, जिसका नतीजा हमने देखा। मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको बेहतर करने की जरूरत है। हमने एक दूसरे को जीता देखा कि इंतकाम लेने की जरूरत थी, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। मेरी जात की तस्कीन के चक्कर में मैं पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो गवर्नमेंट का फर्म बिलीव है कि हम इंतकाम ले लेंगे, मगर जो कानून शिकनी करेंगे उनको ऑब्वियसली उनको तो लेना पड़ेगा उनका। हमने ये काम नहीं शुरू किया। हाँ, अदालत जाएगी, अदालत जब रिमांड के बाद जाए तो अदालत खुद इस पे, अब चूंकि ये मामला अदालत के सामने है तो ये सब जुडिश हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मैं ज्यादा बात करूं तो मैं समझता हूँ अदालत हमारी काफी समझदार है। वो इस मामले पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो कंप्लेनेंट है उससे बात जरी करेगी और इंक्वायरी करेगी कि हाउ इट इज द केस ऑफ 124। मगर आप समझते हैं कि इसी साल इलेक्शंस हो जाएंगे? चूंकि ये बार बार कह रहे हैं कि जी गवर्नर्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे? तो क्यों नहीं दे रहे? गवर्नर्स जो हैं दोनों जगह पे गवर्नर्स आपके हैं, यूनाइटेड गवर्नमेंट के हैं। मेरा कुछ समझ में नहीं आया इमरान खान साहब और पीटीआई। एक तरफ तो आप हुकूमतें तोड़ रहे हैं जल्दी जल्दी, जिनको एक साल हुक्मरानी करनी थी, जिनके मंसूबे जेरे पाइपलाइन में से। दूसरी तरफ आप मैंने कौम के पैसा सर्व कर रहे हैं। नहीं सर, गवर्नर जो है वो इलेक्शंस की डेट क्यों नहीं देते? अकॉर्डिंग टू लॉ गवर्नर साहबान कानून के तहत काम करेंगे। माई वर्ड इज लॉ नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विल बी द लॉ। ठीक है, ठीक। आखिरी सवाल आपसे रांझा साहब, छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी चूंकि वक्त की बिल्कुल किल्लत है। आप समझते हैं कि आर्टिकल 6 सेडिशन जितने भी ये कानून हैं ये सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, या आप समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के अंदर अब शायद इनकी ज़रूरत ही नहीं? गुजारिश है कि जहाँ तक आर्टिकल 6 है ना, वो लगता है एब्रोगेशन के ऊपर, और हर जो आप इनराफ करते हैं किसी कानून से, वो उससे कानून एब्रोगेट नहीं होता। और लिहाजा ये वैसा ये गलतुलाम बन गया है, दफ़ा 6 लगा देंगे। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए और आइन का एहतराम करना चाहिए। वरना फॉर मिसाल के तौर पे हमने उर्दू ज़बान का नफाज नहीं किया तो अब दफ़ा 6 लगा देंगे। तो एब्रोगेशन और चीज़ है, दफ़ा 6 जो है और उसका कानून बना हुआ है, उसकी ट्रायल का कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड ओनली बाय द गवर्नमेंट। ठीक, तो मिसयूज हुआ है ये कानून। आपके कहने का मतलब ये मिसयूज। सेडिशन के बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल 2 जुमले। सेडिशन का लॉ नहीं होना चाहिए था और हमें इसको अमेंड कर देना चाहिए था। जितना मिसयूज 124A हुआ है बाय पॉलिटिकल पार्टीज, इतना कोई और कानून मिसयूज नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद रांझा साहब, निहाल हाशमी साहब, अमजद न्याजी साहब
और फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। खालिद रांझा साहब कहते हैं कि जितना ये कानून बगावत का मिसयूज़ हुआ है और सियासी जमातों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ मिसयूज़ पाकिस्तान के अंदर किया है वो और कहीं नहीं देखा। और ख़ुद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह चुके हैं कि ये जो कानून है इसको यकसर ख़त्म हो जाना चाहिए, मगर आज तक ये इस्तेमाल हो रहा है। कब तक होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं जो इस वक्त की हुकूमत है उनकी। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।